दोस्तों, मैं योगेश जहांगीर और एक बार आपका फिर से स्वागत है सर्वोत्तम क्लास की ऑनलाइन क्लास में। विद्वान साथियों, पिछली क्लासों में अपन ने जो भी कुछ पढ़ा वो आपको भली भांति प्रकार से समझ में आया होगा। आज उसी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे या उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए एक नए बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। विद्वान साथियों, अक्सर क्या होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज जो होती हैं, ऑफलाइन में विद्यार्थी क्या होता है कि जैसे गुरुजी को जान पहचान हो जाती है तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करता है। ऑनलाइन में ऐसा होता है कि भाई नहीं, ये तो बड़ी क्लास का वीडियो है तो इसमें इसी को पढ़ेंगे, छोटी क्लास का है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, यानी जो फेमस संस्थाएं होती है, संस्थान होती है, उनके मैं किसी विशेष के नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ फैकल्टी से या शिक्षक से कई बार गलतियाँ हो जाती है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी उन्हीं को सत्य मानते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे छोटे जो संस्थान होते हैं उनकी जो फैकल्टी होती है वो इतना अच्छा कुछ बता जाते हैं कि विद्यार्थी जो अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जामिनर पर्सन बनाता है तो उन्हीं की क्लास से पर्सन बन जाते हैं या आ जाते हैं एग्जाम में। और जो बोर्ड सही उत्तर मानता है वो लगभग उसी फैकल्टी का पढ़ाया हुआ उत्तर हो जाता है। तो आप ये नहीं कि भाई इसका कोई कोचिंग का ज़्यादा नाम है, ज़्यादा प्रचार है तो वहीं से पढ़ें। एक बार आप जो भी कोचिंग संस्थान का वीडियो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध होता है, अवेलेबल कराया जाता है, तो आप समझने की, उसको पूरा देखने की कोशिश करें। हो सकता है क्या पता एक वीडियो ही आपको ऐसा मिल जाए जहाँ से आपको सिलेक्शन की ओर खींच ले चले। ठीक है विद्यार्थियों, एक थोड़ा मनोबल अपना नीचा ना रखें, अपने को या अपना मनोबल जो होता है उसको सर्वोपरि ऊपर रखें सबसे। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में अपन पढ़ लेते हैं और उसमें से कुछ भी नहीं आता। आपने अपने आसपास के क्षेत्र में नोटिस किया होगा कि गुरुजी ने तो पढ़ाई छोड़ दी थी और इतने वर्षों बाद फिर ये गाड़ियों पे चला गया था, ड्राइवर बन गया था, कुछ अलग कार्य करने लग गया था और उसके बाद इसने परीक्षा दी और इसका नंबर आ गया। और गुरुजी मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, मेरा नंबर नहीं आता। तो ये एक तो होता है किस्मत, एक होती है पढ़ाई। यानी आपका जो किस्मत होती है ये करता है काम कितना, 60%, और पढ़ाई करती है 40%। अब आपने 40% किस फैकल्टी से पढ़ा, यानी आपने 40% किस संस्थान से पढ़ाई की, वो क्या पता कब काम आ जाए। और ये किस्मत तभी 60% ज़्यादा है कि मानो आपने यहाँ से वीडियो देख लिया और आपको यहीं से पर्सन मिल गया, तो काम क्या करेगी आपकी किस्मत। तभी तो आपने क्लास देखी और तभी आपको 40% जो पढ़ा उसको वो काम में आया। तो विद्वान साथियों, अपना मनोबल ऊंचा सर्वोपरि रखें, मनोबल को नीचा ना होने दें, पढ़ाई में निरंतरता रखें। चाहे आप 1 घंटे पढ़ें, चाहे 2 घंटे पढ़ें, चाहे 4 घंटे पढ़ें, चाहे दिन रात पढ़ें, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज रात पूरी पढ़ाई में निकाल दी, कल दिन भर सो लिए, परसों सो लिए, फिर 5-6 दिन का गैप दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में आवश्यकता है किसकी, निरंतरता की, यानी निरंतरता का होना बहुत ही जरूरी होता है। पिछली क्लास में भाषा का संवैधानिक रूप पढ़ा अपन ने। आज व्याकरण शब्द के बारे में बात करेंगे कि ये जो व्याकरण शब्द है ये क्या है। सबसे पहले बात करें तो विद्वान साथियों, वेद बताए थे मैंने। वेद कितने होते हैं, 4। एक तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं। इसी के साथ मैंने बताया था आपको वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांगों की संख्या होती है कितनी, 6। वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें, शिक्षा,
नंबर 2 कल्पे, नंबर 3 निरुक्ते, नंबर 4 छंदे और नंबर 5 व्याकरण है और नंबर 6 ज्योतिष। यानी वेद होते हैं 4 और वेदांग होते हैं 6। वेदांग शिक्षा, कल्पे, निरुक्ते, छंदे, व्याकरण और ज्योतिष। ये आपको नंबर 5 पे व्याकरण शब्द दिखाई दे रहा है और यही व्याकरण पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ वेदांग से ही निकलकर कौन सा शब्द आया? व्याकरण शब्द। भाषा होगी अपनी हिंदी, तो व्याकरण भी कौन सी भाषा का बन जाएगा? हिंदी भाषा का व्याकरण। हिंदी शब्द के बारे में पढ़ा था ना पिछली क्लास में। हिंदी शब्द को अच्छे से, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके विकास क्रम के बारे में बहुत ही बारीकी से पढ़ाने की कोशिश की मैंने और आपने समझने की कोशिश की। उसके बाद में मैंने भाषा के प्रकार बताए, भाषा के रूप बताए और भाषा का जो संवैधानिक रूप था वो भी मैंने बताया। आज बात करेंगे व्याकरण शब्द पर कि व्याकरण शब्द है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखो व्याकरण शब्द है, इसका जो सबसे पहले पर्याय की बातें करें कि व्याकरण शब्द का पर्यायवाची, यानी व्याकरण को अपन और किन किन नामों से जान पहचान सकते हैं। तो व्याकरण को शास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण को क्या कहते हैं? शास्त्र भी कहते हैं, पुस्तक भी कहते हैं। इसी का अगला नाम है संस्करण भी कह सकते हैं इसको ग्रंथ भी कह सकते हैं, इसको पुस्तक भी कह सकते हैं, पुस्तक आ गया नाम। इसको विद्या भी कह सकते हैं। यानी सभी जो नाम हैं ये व्याकरण के ही हैं। व्याकरण का हो, चाहे शास्त्र का हो, चाहे पुस्तक का हो, चाहे संस्करण का हो, चाहे ग्रंथ का हो, चाहे विद्या का हो, ये सब किसके नाम होंगे? व्याकरण के। पहला प्रश्न बनता है यहाँ से कि व्याकरण का पर्याय निम्न में से नहीं है। 4 आपके ऑप्शन में होंगे और 1 नहीं होगा। तो आपने यहाँ से पर्यायवाची भी पहचान लिए, एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा। नंबर 2 प्रश्न की बात करें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द चलता है। हिंदी में एक बिंदु है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो व्याकरण का जो ज्ञाता होता है, व्याकरण को जो पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला होता है, व्याकरण का जो विद्वान होता है, उसे एक शब्द में कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं विद्वान साथियों। व्याकरण का ज्ञाता एक शब्द में वैयाकरण। निम्न में से प्रश्न कैसे बनेगा सुनिएगा कि व्याकरण को, या निम्न में से समझने की कोशिश करें, निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। व्याकरण का ज्ञाता या व्याकरण को पढ़ने वाले विद्वान को एक शब्द में कहेंगे वैयाकरण या मुनि या ज्योतिष। अलग ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको वैयाकरण। ये ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी और डी में से हो, किसी भी एक ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? वैयाकरण। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 3 बनेगा यहाँ से विद्वान साथियों, व्याकरण का सही संधि विच्छेद होता है। व्याकरण का सही संधि विच्छेद होता है। तो देखो इसमें वी प्लस आ प्लस आकरण, यानी वी प्लस आ प्लस करण, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसके टुकड़े करेंगे तो वी प्लस आ प्लस करण, 2 इसमें उपसर्ग होंगे, एक मूल शब्द होगा। और व्याकरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भली भांति, भली भांति समझना, यानी भली भांति प्रकार से समझना व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। व्याकरण शास्त्र, पुस्तक, संस्करण, ग्रंथ, विद्या, ये इसी के पर्याय हैं।
व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसको एक शब्द में कहते हैं वैयाकरण, और व्याकरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। क्या होता है? भली भांति समझना। और व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है यानी उत्पत्ति की बात करें तो ये हुई है विद्वान साथियों, इसमें वी प्लस आ तो क्या होंगे, कई बार इसको आंग उपसर्ग भी कहते हैं, आ का दूसरा ही नाम क्या है? आंग। तो ये तो हो गए उपसर्ग। एक इसी में मिली हुई होती है क्री धातु। कौन सी धातु? क्री धातु। ये चलती है किसमें? संस्कृत भाषा में। और प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय मिलकर, यानी व्याकरण की जो व्युत्पत्ति हुई है ये हुई है, या समझने की कोशिश करें, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्युट। तो इसमें वी और आंग तो हो जाएंगे उपसर्ग, क्री हो जाएगी धातु और ल्युट हो जाएगा प्रत्यय। तो ये व्याकरण शब्द के बारे में ही, यानी एक व्याकरण शब्द के बारे, व्याकरण शब्द से ही 5 से 6 प्रश्न बनकर आ रहे हैं। पहला प्रश्न इसका पर्याय, दूसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द, तीसरा इसका संधि विच्छेद, चौथा इसका शाब्दिक अर्थ, पांचवा इसकी व्युत्पत्ति और छठा इसका आगे देखेंगे अपन। तो व्याकरण शब्द की परिभाषा, बात करते हैं परिभाषा के बारे में कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। कौन सी भाषा? परिभाषा। परिभाषा होगी वह शास्त्र, शास्त्र ना कहें तो वह पुस्तकें या वह संस्करणें या वह ग्रंथ या वह विद्या, चारों पांचों में से कोई सा भी एक नाम ले सकते हैं। मैं यहाँ शास्त्र ले रहा हूँ, तो वह शास्त्र जिसके माध्यम से, वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करें, व्याकरण शास्त्र की परिभाषा किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाता है, इसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न रीट विद्यार्थियों के लिए यहाँ से एक प्रश्न हमेशा परीक्षा में बनकर आता है। पिछली बार पूछा गया था कि भाषाई कौशल का व्यवस्थित क्रम होगा, तो सबसे पहले आता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, या किसी मनोवैज्ञानिक का नाम देगा और उसके अनुसार इसका क्रम पूछेगा। यानी प्रश्न आ जाए, मानो मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई क्रम होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? सुनना, नंबर 2 पे बोलना और नंबर 3 पे लिखना और नंबर 4 पे हो जाएगा पढ़ना। यानी मारिया मोंटेसरी के अनुसार अगर भाषाई कौशल का क्रम पूछा जाता है व्यवस्थित, तो सबसे पहले सुनना, बोलना, लिखना और फिर पढ़ना। ये लिखने को पहले लेते हैं, लिखने को क्या लेते हैं? पहले। और इसके अलावा मारिया मोंटेसरी के अलावा अगर भाषाई कौशल का व्यवस्थित क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये परिभाषा थी व्याकरण शास्त्र की, यानी वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। और व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई, व्याकरण जो शास्त्र होता है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण, या इसे अक्षर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्षर भी।
व्याकरण शास्त्र की जो छोटी इकाई होती है, सबसे लघुतम इकाई होती है, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी इन अक्षरों का उच्चारण, दोनों में फर्क देखना। अक्षरों का उच्चारण करेंगे ना तो इनमें स्वराघात यानी उच्चारण में स्वराघात और बलाघात का प्रयोग नहीं होगा, एक श्वास में बोले जाएंगे, इनको अक्षर कह देते हैं। जैसे स्नान, आम, एक श्वास में उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो इसे अक्षर कह देते हैं, और आ जाए तो वर्ण कहलाते हैं, आ जाए तो वर्ण कहलाते हैं। तो व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण हो जाएगी। विद्वान साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो इस सृष्टि में, सबसे पहले बात करें तो इस सृष्टि में सबसे पहले आई थी कौन? ध्वनि। कौन आई थी? ध्वनि। सबसे पहले आई थी ध्वनि। अब ये ध्वनि कहाँ से आई थी? तो आपने भगवान शिव जी का नाम सुना होगा कि जब भगवान शिव जी से माता पार्वती जी रूठ जाती है और रूठ कर वो अपने मायके चली जाती है, तो भगवान शिव जी उनकी याद में एक नृत्य करते हैं। तो अपना वाद्य यंत्र, और इनका वाद्य यंत्र था डमरू। भगवान शिव जी का वाद्य यंत्र क्या था? डमरू। और ये डमरू को बजाते हैं, और डमरू में से बजाते हैं ना, जैसे आवाज आती है निकल कर डम 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 आती है कि नहीं आती, तो ये ध्वनि थी। ये जो डम डम की आवाज आई, ये क्या थी? ध्वनि थी। क्या थी? ध्वनि थी। और आप मत करना, जैसे एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो जैसे मैं बता रहा कि आवाज निकल कर आई डम 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 डम, तो एक विद्यार्थी, नहीं गुरुजी डम डम मत करो, मेरे कैसे वैसे होती है ना, तो आप ऐसा मत करना। सबसे पहले जो निकल कर आई ध्वनि, और इसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो कहलाता है क्या? वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। और वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वो कहलाता है शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वो ही कहलाता है क्या? वाक्य। तो देखो, सबसे पहले आई थी कौन? ध्वनि। और फिर ध्वनि का जो लिखित रूप कहलाया वर्ण, और वर्णों का सार्थक मेल शब्द, और शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो भाषा के अंग या भाषा के अंग की बात करें तो भी कितने होंगे? 3, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण, शब्द, वाक्य। तो समझने की कोशिश करें। परिभाषा, परिभाषा के बाद व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण। अब ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं तो समझने की कोशिश करना। मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे मैंने लिखा क, अब इसके टुकड़े करेंगे तो क के टुकड़े करूंगा तो इसमें क्या निकलेगा? ए। अब इन दोनों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ए के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा, मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी? मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी होती है? नहीं पता। मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या होती है? ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि। प्रश्न आएगा, मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है ध्वनि। तो मुझे बताओ, लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई? लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई होगी क्या? वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है।
अगर प्रश्न आ जाए भाषा की, प्रश्न आएगा मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई तो क्या कर देंगे, ध्वनि। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण। अब मौखिक या लिखित ना दे, केवल पूछ ले भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, तो भी अपना उत्तर क्या होगा, वर्ण। क्या होती है, वर्ण होती है। इसके अनुसार आगे देखना, मौखिक भाषा की ध्वनि, लिखित भाषा की वर्ण और भाषा की लघुत्तम इकाई भी क्या होती है, वर्ण। अर्थ के आधार पर या इससे पहले भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है क्या, शब्द। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई शब्द। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है क्या, वाक्य। भाषा के अंग थे 3, शब्द, वर्ण और वाक्य। भाषा के कितने अंग, 3 अंग। तो अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगी, सबसे लघुत्तम इकाई वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, वाक्य। तो देखो मौखिक भाषा की अगर पूछे परीक्षा में तो उत्तर होगा ध्वनि। लिखित भाषा की इकाई पूछे तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वाक्य। और भाषा की सबसे बड़ी या बड़ा अंग होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य होता है। तो मौखिक भाषा की परिभाषा वर्ण की समझने की कोशिश करें। यहां से मौखिक भाषा की वर्ण की परिभाषा सुने। मौखिक भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। यानी मौखिक भाषा की छोटी इकाई ध्वनि और उसका लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और लेखन के आधार पर इनकी संख्या होती है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55। देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52। मूल रूप से वर्णों की संख्या 52। मुख्य रूप से वर्णों की संख्या 44। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर वर्णों की संख्या 48। संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या
63 या 64। तो देखो मौखिक भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि का लिखित रूप भी क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है कितनी? 55। देवनागरी लिपि में जो वर्णों की संख्या होती है 52। मूल रूप से वर्णों की संख्या होती है 52। मुख्य रूप से जो वर्णों की संख्या मानी जाती है 44। और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। इन 4 को मिलाकर वर्णों की संख्या तो 44 तो मुख्य, 4 संयुक्त व्यंजन, कितनी हो जाएगी संख्या? 48। और संस्कृत भाषा जो मूल भाषा है वो वर्णों की संख्या मानती है 63 या 64। 63 या 64। परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से आता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप से वर्णों की संख्या होती है और कितना सही होगा? उत्तर है 52। कितना सही होगा? 52। यानी मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण। और वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर 55, देवनागरी लिपि में करेंगे 52, मूल रूप से करेंगे 52 और मुख्य रूप से वर्णों की संख्या करेंगे 44 और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर वर्णों की संख्या कितने करेंगे? 48। और संस्कृत भाषा मानती है वर्णों की संख्या 63 या 64। चलो 64 तब मानते हैं जब इसमें लिरी जोड़ लिया जाता है। क्या जोड़ लिया जाता है? लिरी जोड़ लिया जाता है। तो विद्वान साथियों, व्याकरण था, व्याकरण को शास्त्र भी कहते हैं, पुस्तक भी, संस्करण भी, ग्रंथ भी और विद्या भी कह सकते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसको एक शब्द में कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। और जो व्याकरण का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो वी प्लस आ, तो इसमें उपसर्ग होंगे और संस्कृत की क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से मिलकर एक व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, केवल ये शब्द बना है व्याकरण शब्द। फिर परिभाषा की बात करें तो वह शास्त्र जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा जाता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। और व्याकरण शास्त्र की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। फिर वर्ण की परिभाषा की मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55 करते हैं। देवनागरी लिपि मानती है 52, मूल रूप से कितने माने जाते हैं? 52, मुख्य रूप से होते हैं 44 और इसमें संयुक्त व्यंजन जोड़ लें तो इनकी संख्या हो जाती है कितनी? 48। फिर संस्कृत भाषा मानती है 63 से 64। तो विद्वान साथियों, ये व्याकरण शब्द के बारे में चर्चा थी। इसके बाद में वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। वर्ण बिंदु है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। यानी वर्ण के 2 रूप होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। लेकिन इस बिंदु की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो आपको प्रश्न दिया जा रहा है उसको कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका उत्तर लिखें। यानी प्रश्न होगा, प्रश्न है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। मौखिक भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्ण, शब्द, ध्वनि, वाक्य। तो जल्दी से जल्दी प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और जो अगली क्लास होगी आपको यही ऑप्शन बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।